फराह, दिल्ली की एक झुग्गी की एक 11 साल की बच्ची। अब तुम बेटे की तरह बात करो। नहीं, मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिल जाएगा। अरे मेरा नवा क्या कर रहा बेटा? खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है, खेलो। ठीक है। नहीं मैं बहुत मीटिंग रखी है और तुम लोगों को जुआ खेलने जाना है। माजिद, टीवी बंद कर। और सुन, मैंने पृथ्वी सर से बात कर ली है, पर नुक्कड़ वाले क्लास में बुलाया। कल बुलाया ना, आज तो टीवी देखने दे। मैंने कहा ना अभी बंद कर। तू मानेगा नहीं, सारा दिन टीवी। अरे तू क्यों इतना कूद रही है? अम्मी, ये फराह को देख लो। अल्लाह, झगड़ा करना बंद करोगे तुम लोग? लेकिन अम्मी, ये सारा दिन टीवी देखता रहता है। इतना टीवी देखना इसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सबको मालूम है तुम स्कूल जाती हो। अब घर आके भी ना तुम मास्टर नहीं मत बना करो। फौजिया मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। कुछ काम ढूंढ के आना। चला गया है, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। ये भी तफरी मत करके आ जाना। आप शांत हो जाइए। 2 बच्चे पहले से घर पर है, तीसरे भी अपने बच्चे को लेकर आ गई। क्या खिलाऊं मैं इन सबको? बस फौजिया, कम से कम जाते समय तो दिमाग खराब मत करो। तो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे। दिल्ली से कुछ 1500 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में 25 साल की सुहासिनी दास ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया था। वो अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही थी। हे मेघा, व्हाट्स अप? हे सुहासिनी, गुड न्यूज़। ZTS में एक जॉब ओपनिंग है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। ऑफ कोर्स आई एम। डिटेल्स भेजो मुझे। मैं अभी मेल करती हूँ, लेकिन हाँ, इंटरव्यूज बेंगलोर में रहेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो आई डोंट माइंड। डन, मेल भेज दिया है। सुहासिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो। थैंक यू सो मच सर। लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग हमारी दिल्ली ऑफिस में है, तो आप वहाँ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल सर। ओके, दैट्स ग्रेट। जॉब 1 जुलाई से ज्वाइन करनी है। थिंक यू कैन मेक इट? एब्सोल्युटली सर। ओके, यस। थैंक यू वंस अगेन सर। बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली बहुत ही अच्छा शहर। दीदी, एक बार आप दिल्ली में अच्छे से सेट हो जाओ, फिर मैं भी वहाँ आता हूँ। लो, मैं इसके जाने से खुश नहीं हूँ और ये भी चला उसके पीछे पीछे। हो माँ, मैं वहाँ जॉब करने जा रही हूँ, भाग के नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको रोज वहाँ से फोन करूँगी ना। सुमित्रा, भुवनेश्वर से बाहर निकलेगी तो दुनिया देखेगी। क्यों? भुवनेश्वर में क्या खराबी है? यहाँ नौकरी नहीं मिलती क्या? आपके सर्विस ट्रांसफर ने हमने दुनिया नहीं देखी। हर दूसरे साल नए शहर में तबादला, अब जाके यहाँ सेटल हुए तो इसको दिल्ली जाना है। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर 2 महीने में यहाँ आऊंगी। नहीं, 2 महीने नहीं, अब 6 महीने में जरूर यहाँ आऊंगी। ठीक है? 6 महीने? तब तक तो अकेली रहेगी। अरे दिल्ली कितना बड़ा शहर है, कहाँ रहेगी, खाने का क्या करेगी? जिंदगी एक कलाइडोस्कोप की तरह है। यहाँ परिस्थितियां अलग अलग रंग लेती रहती हैं। एक छोटा सा कदम और बहुत कुछ बदल जाता है। ये बदलाव कभी तो अनचाहा सा होता है, तो कभी बेहद अनोखा, एकदम अद्भुत। दिल्ली मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी। मुझे दिल्ली की पास्ट लाइफ में बहुत मजा आ रहा था। भुवनेश्वर की जिंदगी से बिल्कुल अलग। पहली बार मैं मेट्रो सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी। विकी, तुझे पता नहीं दिल्ली कितनी कूल सिटी है। दैट्स ऑसम दी। अब तो मैं भी आपके पास आ रहा हूँ नवंबर में। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, देन वील हैव सो मच फन। विकी, मुझे दे, बहुत बातें हो गई, मुझे दे। तू खाना ठीक से खा रही है ना? अरे खाने की तो आप बात ही मत करो। जब आप यहाँ आओगी ना, मैं आपको यहाँ के गोलगप्पे खिलाऊंगी। क्या गप्पा? गोलगप्पा, अरे यहाँ बड़ा फेमस है। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन तू बता इतनी देर तक जाग क्यों रही है? मेरी लाइफ यहाँ शाम के 7:30 बजे शुरू होती है। मैं यहाँ नाइट शिफ्ट करती हूँ, रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक। ये भी कोई वक्त है काम करने का? माँ, मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करती हूँ। जब यहाँ रात होती है, वहाँ सुबह। मतलब खैर छोड़ो, आप नहीं समझोगी।
दिन जैसे दुगनी रफ्तार से बीत रहे थे। डिस्क, जहां मैं पहले कभी नहीं गई, अब वहां अक्सर जाती थी। हर दिन हर पल अपनी लाइफ खुल के जी रही थी। लेकिन इस रफ्तार में धीरे धीरे मैं एक थकान महसूस करने लगी थी। मौज मस्ती की इस जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने लगी थी। कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो शायद मेरी जिंदगी को नए मायने देती। सी, अब सी फॉर कैट मत बताना, वो हम सबको पता है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसे हम रोज शुरू करें। जैसे भी ना सर, सीसी चैप्टर हम हर रोज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। वेरी गुड। तो इसी बात पे हम एक आज नया चैप्टर सीखेंगे, फोनेटिक्स, यानी कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसमें से जो आवाज आती है वो। हाँ फरा? सर, हमारे स्कूल में इंग्लिश क्लासेस भी है। इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल होता है, लेकिन हिंदी में जब हम क ख ग लिखते हैं तो फिर वो स्मॉल और कैपिटल क्यों नहीं होता? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि हम इंडियंस जानते हैं कि हर चीज को आसान कैसे बनाया जाता है और इंग्लिश वाले नहीं। हाँ? अब फोनेटिक्स के बारे में सीखें। जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे आसपास ही था, लेकिन मेरी बहुत से दूर था। कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुहासिनी, कल सुबह तुम मेरे साथ आओगी? कहाँ? भाई यही तो सीक्रेट है। कल सुबह 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं 8 बजे तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अगर 8 बजे अर्थक्वेक भी आ गया ना तो मुझे उठा नहीं सकता। तुम तो कोशिश भी मत करना। भाई सोच लो, मैं बेल बजाऊंगा, अगर तुम जाग गई तो साथ चलना, वरना सोती रहना। क्योंकि जहाँ मैं जाने वाला हूँ हो सकता है वहाँ तुम जो फुलफिलमेंट ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। विनीत, बहुत सस्पेंस हो गया। अभी बता दो कहाँ जाने की बात हो रही है। वेट फॉर टुमारो। हाय। तुम्हारी सस्पेंस थ्रिलर ने मेरी रात की नींद उड़ा दी। अब चलो, आई एम रेडी। लेट्स गो। विनीत, हम कहाँ जा रहे हैं? पेशेंस, सबर का फल मीठा होता है। अच्छा, वैसे अब तुम्हारी वाइफ कैसी है? हाउ इज द माइग्रेन? पहले से ठीक है। आओ। विनीत, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस 2 मिनट सुहासी, पहुँचने वाला है। AEIOU, ये इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, जैसा कि मैडम ने तुमको पढ़ाया भी होगा। तो बताओ इनको बोल
वो पृथ्वी हेड करता है, इसे हम अपना लोकल चैप्टर कहते हैं। लोकल चैप्टर और भी कोई चैप्टर्स है क्या? नहीं नहीं, फिलहाल नहीं, बट उम्मीद है कि जैसे जैसे वॉलंटियर्स बढ़ेंगे हम लोग दूर दूर तक जाकर इन बच्चों के लिए इस तरह के चैप्टर शुरू कर सकेंगे। क्यों? बिल्कुल। तुम पृथ्वी से मिलना चाहोगी? या श्योर। हाँ, उसकी क्लास अभी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका साफ और स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और वो ये चीज और अच्छी तरीके से सीखेंगे अगर वो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे। पर हम तो अपने बच्चों को हमेशा नहला कर ही घर से भेजते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहलाते हैं, लेकिन नहलाने के साथ साथ कुछ चीजें और जरूरी हैं, जैसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आप लोगों को अच्छे से हाथ धोना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हाथ किस तरीके से धोएं। सबसे पहले आगे का हिस्सा साफ करेंगे आप, और ऐसा करने से आपके बच्चों के पेट में सिर्फ खाना जाएगा, कीटाणु नहीं। हाय, आई एम पृथ्वी शर्मा। तो हंसनी दा। पृथ्वी, तो हंसनी मेरी कुलीग है, ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। दैट्स ग्रेट। आई होप तुमने यहाँ जो भी देखा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत अच्छा। विनीत, मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। वेलकम टू PFA। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप मेरा फिक्र मत करो। ये ठीक है। सुना आपने? अब वो बच्चों को पढ़ाएगी भी। हाँ सुना, बहुत अच्छा काम कर रही है सुहासिनी। तुम चिंता मत करो, समझदार बच्ची है, अपना ध्यान रखेगी। वो जिंदगी से कुछ अलग चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को एक अलग मतलब, एक नया आयाम दे सके। उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। 1 2 3 आराम से यार, आराम से। I'll be dreaming tonight. I'll be dreaming. दीदी, मुझे चीजें बनाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है माजिद। ठीक है, अभी बैठ जाओ। दीदी, मैंने सोचा तो नहीं है, पर मुझे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है। मुझे भी, लेकिन मुझे ना वकील बनना है। वैसे भी मुझे बहस करना तो खूब आता है, तो कोर्ट में जम के बहस करूंगी। मुझे लगता है हमें इनके माँ बाप के साथ साथ इनके टीचर से भी मिलना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि स्कूल में इनका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। स्कूल वालों को अच्छा लगेगा कि हम बच्चों के लिए इतने कंसर्न हैं, और फिर हम अपनी क्लासेस भी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर हमें बारी बारी से इन बच्चों के पेरेंट टीचर मीट के लिए भी जाना चाहिए। बिल्कुल। फरहा बहुत अच्छा कर रही है, बड़ी होशियार बच्ची है, उस पर तो हमें नाज है। हमें भी फरहा पे नाज है। इसने हर टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पृथ्वी। थैंक यू सो मच सर, सारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। और सर एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूँगा आपको, आपने एडमिशन के वक्त जो सपोर्ट किया उसका। और सर आई होप कि आने वाले सालों में भी आप हमारे नए स्टूडेंट्स को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, हमारे रूल्स वही हैं, बस उन्हें टेस्ट क्लियर करना है एडमिशन के लिए। एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू वंस अगेन। फरहा सभी बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट है,
और सबसे पहले एडमिशन टेस्ट भी उसी ने क्लियर किया। वो बहुत ब्राइट है और उसमें बहुत पोटेंशियल है। इन बच्चों की 8th क्लास खत्म होने के बाद हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा। हमें दूसरे स्कूल से भी बात करनी चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं फराह कहाँ रहती हैं? तो वो सामने वाला घर। ये वाला ना? हाँ जी। थैंक यू। पढ़ा पढ़ा। सुहासिनी दी, आइए आइए ना। ये आप लोग। फौजिया जी, हमें फरहा पर बहुत नाज है। वैसे मैं माजिद को तो जानती हूँ, लेकिन ये छोटू कौन है? ये हमारा छोटा नवाब है और ये उसकी अम्मी नाजिया आपा। हाय नाजिया। फौजिया जी, आप अपने बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये लोग आगे जाकर बहुत कुछ करेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। अब कौन से माँ बाप अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहेगी? वैसे नाजिया की उम्र क्या है? 18 की है। नहीं अम्मी, नाजिया आपा तो 16 साल की है ना। तू चुप कर, तुझे ज्यादा पता है कि मुझे? 18 की है। अब्बू, ये मेरे अब्बू है। नमस्ते। नमस्ते। नाजिया आपा हमेशा बीमार रहती है। उसका बच्चा 2 साल का है ना? हाँ, जब वो 14 साल की थी ना, तब उनका निकाह हो गया और फिर उनका शौहर उन्हें छोड़ के चला गया। तब से वो यही रहती है। तो फिर वो तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं आती है? जब वो यहाँ थी ना, तब क्लासेस नहीं थी, या शायद हमें ही मालूम नहीं होगा, और फिर तो उनका निकाह हो गया ना। अच्छा, वैसे बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। दिन गुजरते गए, हर गुजरते दिन के साथ मैं उन बच्चों को और पृथ्वी चंडीगढ़ तो जा रहा था, लेकिन उसने हमारे चैप्टर से जुड़े रहने का और हर हफ्ते दिल्ली आने का वादा किया, और अचानक उसने कुछ अनाउंस किया। सुहासिनी, जस्ट सेक। एक्सक्यूज मी ऑल, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। मेरे चंडीगढ़ चले जाने के बाद दिल्ली चैप्टर की सुपरवाइजर के लिए सुहासिनी का नाम प्रपोज करता हूं। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मुझे ये सब और भी अच्छा लग रहा था। हम इन बच्चों के माता पिता की तरह ही थे। उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात की हमें फिक्र रहती थी। हम हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर रखते थे। उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए हम लगातार उनके पेरेंट्स से भी मिलते रहते थे। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। हर 2 हफ्ते में उनका ऑरल टेस्ट लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गुड आइडिया। हम क्लासेस खुली जगह में कंडक्ट करते थे। फिर हमने उसे छत देने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि किसी एक दिन हम खुद का स्कूल शुरू कर सकें। आप दुकान का ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हर बड़े सपने की शुरुआत छोटी ही होती है। बच्चे हमारे पास 2-3 घंटे के लिए तो रहते ही हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल से डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका बाहर रहने का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। सो आई थिंक हमें बच्चों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना चाहिए। यस, इसके लिए हम कॉर्पोरेट से मदद ले सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेकिन जब तक स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, एक दिन के लिए हम सभी स्पॉन्सर्स बन सकते हैं। इतना तो कमाई लेते हैं। ऑफ कोर्स। अपने जैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर वो एक सपना बुन रही थी। अपने जीवन को नए मायने देते हुए ये लोग बहुत से बच्चों को एक नई जिंदगी का रास्ता दिखा रहे थे।
लेकिन उनके इस खूबसूरत सफर में एक अनचाहा पड़ाव आया। जिंदगी का कलाइडोस्कोप, ये रंग बिरंगा खेल फिर रूप बदलने वाला था। बहुत हो गया तेरा स्कूल जाना, अब घर पे बैठ। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तेरा निकाह तय किया है हमने नासिर के साथ। नासिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरा ममेरा भाई है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका मेरी अम्मी से क्या रिश्ता है। जब अब्बू घर नहीं होते तो मैंने कई बार उसे अम्मी के साथ देखा है। अम्मी को नहीं पता कि मैं सब जानती हूँ। तुम चिंता मत करो फरह, मैं खुद आऊँगी तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करने। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? फरहा बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत आगे जाएगी। मैडम, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वैसे पृथ्वी बता रहा था कि आप दोनों इस इलाके के पहले माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। जी हाँ। तो फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब क्या है फौजिया? नाजिया को देखिए, इतनी कम उम्र में उसको एक बच्चा है, कितनी कमजोर है वो। क्या आप चाहते हैं कि फरहा का भी यही हाल हो? ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मैं आप दोनों से एक वादा चाहती हूँ। आप दोनों फरहा की शादी तब तक नहीं करवाएंगे जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। वो जब तक पढ़ना चाहे आप उसे पढ़ने देंगे, और जब वो शादी करना चाहे तभी आप उसकी शादी करवाएंगे। शादी? कौन करवा रहा है फरहा की शादी? नासिर अच्छा लड़का है, रोज रोज नहीं मिलता ऐसा लड़का। पर फरहा सिर्फ 14 साल की है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि आप लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फरहा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और मुझे ये वादा फौजिया जी से चाहिए। ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे फरहा का निकाह। थैंक यू। ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। इसे ट्रायंगल सोचने बच्चे लोग, मैं अभी आई। ओके, क्या हुआ? फरहा और उसके घर वाले गायब। गायब मतलब? दिल्ली छोड़ के चले गए। कहाँ? पता नहीं, मैंने उसके पड़ोसियों से बात की बट उन्हें भी नहीं पता। वो तो 3 दिन पहले ही निकल गए। अच्छा, आपको पता है वो लोग कहाँ गए? कह के गई है कि मैं के जा रही हूँ, और अपने भाई का फोन नंबर दे के गई है। कहा है कुछ जरूरी काम हो तो फोन करे। अच्छा, तो आप मुझे उनका नंबर दे सकती है प्लीज? हाँ, दे दूंगी, लेकिन एक बात बता दूं, फौजिया का भाई शेखुद्दीन बहुत बड़ा गुंडा है। सुना है बिहार में सुपारी लेके खून करना उसका पेशा है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी फोन नंबर लेके आती हूँ। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ सुहासिनी, बोलो। हाय पृथ्वी, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? फरहा के माँ बाप उसे फौजिया के गांव लेकर गए हैं। किसी को कुछ भी बता कर नहीं गए हैं। वो लोग जबरदस्ती फरहा की शादी नासिर से करवाना चाहते हैं। पृथ्वी, वो लोग शायद इसीलिए वहां गए हैं। फरहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पृथ्वी। हाँ, अब बताओ कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो क्या पूछा?
21। वेरी गुड। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए? नहीं, लेकिन मेरे पास एक नंबर है जो फरहा के पड़ोसी ने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि वो फौजिया के भाई शेखुद्दीन का नंबर है। बहुत टाइम से फ़ोन कर रही हूँ लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे वो नंबर दो, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, एक सेकेंड। हाँ, कहाँ रहती है सुहासिनी? दिन में कितनी बार फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ, वो बहुत बिजी थी, कुछ ज़रूरी काम था। काम तो चलता रहेगा, तू बता घर कब आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है माँ, अभी घर नहीं आ सकती। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? हम वहाँ आए क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, मैं इस वक्त थोड़ी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। हेलो। हेलो जी, शेखुद्दीन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। फरहा से बात हो सकती है? एक मिनट सर, आज कम कर। फौजिया, ये चंडीगढ़ से किसी पृथ्वी का फोन है, कह रहा फरहा से बात करनी है। कर लेने तो बात, वरना ये लोग गले पड़ जाएंगे। हेलो पृथ्वी सर। फरहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर, वहाँ सब कैसे हैं? हम सब तो यहाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले यूँ अचानक चले गए। वहाँ तुम्हें कोई निकाह के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, मैं तो यहाँ नए स्कूल में भर्ती हो रही हूँ। मेरे अब्बा को भी यहाँ नई नौकरी मिल गई है, इसीलिए हम सब यहाँ आए और मैं अब यही आगे की पढ़ाई करूँगी। That's good। पर सुहासिनी दीदी को तो बता के जाना चाहिए था ना? सर, वो हम लोगों को एकदम से आना पड़ा जल्दी में, इसीलिए किसी को बता नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना और मैं फ़ोन करता रहूँगा, राइट? ओके, बाय। अब अगर वो खुद ये कह रही है कि वो ठीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सच बोल रही है। मुझे लगता है उस पर सच ना बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हेलो। हेलो दीदी। फरहा, कैसी हो बेटा? क्या हुआ? दीदी मुझे बचा लीजिए, मेरा मामा और अम्मी मेरा निकाह ज़बरदस्ती नासिर से करवा रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ लाया है। मुझे बचा लीजिए दीदी, प्लीज़ दीदी। फरहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम कहाँ हो इस वक्त? दीदी हम लोग गया में हैं, मैं अपने मामा के फ़ोन से बात कर रही हूँ, सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं चुपके से बाहर आ गई हूँ। दीदी मेरा मामा बहुत खतरनाक आदमी है। देखो तुम रिलैक्स करो, ठीक है? मैं पृथ्वी सर से बात करती हूँ, हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ठीक है? तुम डरो मत बेटा। हाँ सुहासिनी। पृथ्वी, मेरा डर सही साबित हुआ। फरहा का फोन आया था अभी, वो कह रही थी कि वो लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं नासिर से। What? मुझे शुरू से ही ये शक था पृथ्वी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। We can't let this happen. हेलो पृथ्वी। या सुहासिनी, सुहासिनी हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जो गलती पूजा के साथ हुई है, वो गलती हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। हम लोग पूजा को बचा नहीं सके। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके माँ बाप उसे अपने गांव लेकर गए थे, जबरदस्ती शादी करवाई। उसने मुझे फोन किया था, उसने मुझसे मदद मांगी थी। वो पढ़ना चाहती थी, उसके सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आया कि उसकी मदद कैसे करें। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि मैं पूजा को बचा नहीं पाया। वो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं पृथ्वी, हम लोग फरहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। We won't let this happen. वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पृथ्वी, वो आगे जाकर बहुत कुछ करना चाहती है, उसके कितने बड़े सपने हैं। हाँ सुहासिनी,
इस बार हम और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। Hey पृथ्वी, how are you man? I'm good यार। संजीव, मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। बोलना। पूजा जैसा और एक केस है। एक और? लड़की की माँ से गया लेकर गई। लड़की का मामा शेखुद्दीन एक नामी क्रिमिनल है। वो लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उसके ममेरे भाई से। बोलना, क्या हेल्प कर सकता हूँ? संजीव, तुम पटना में रहते हो, तुम ही बताओ मेरी कैसे मदद कर सकते हो। देख, मैं यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जानता हूँ, उनसे बात करके देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ पृथ्वी, कुछ पता चला? हाँ, मैंने अपने दोस्त संजीव से बात की। वो पहले दिल्ली में था और हमारे चैप्टर में वॉलंटियर भी था। वो पटना के एसडीएम से जाके बात कर रहा है। बाय द टाइम तुम चिल्ड्रंस केयर कमेटी में जाओ और उनसे बात करो। हो सकता है कि हमें उनकी जरूरत पड़े। हाँ ठीक है, मैं उनका एड्रेस निकाल के वहीं जाती हूँ। ऑलराइट। सर, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई। देखो, बात ऐसी है कि अगर फराह का मामा क्रिमिनल है तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। मैं गया पुलिस स्टेशन से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। प्लीज सर, जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिए। उसने अपने मामा के फोन से फोन किया था। उस वक्त उसके घर वाले सो रहे थे। बस इतना बता पाई कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं हमारे पटना ऑफिस को कांटेक्ट करती हूँ। गया में तो हमारा कोई ऑफिस नहीं है, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सुहासिनी, सबसे पहले हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा, वरना हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। मैं जल्दी से जल्दी उसका एड्रेस ढूंढती हूँ। फौजिया, मेरी कायद साहब से बात हो गई है। कल सुबह 10 बजे निकाह हो जाएगा। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो शेखू। तुम इन सबके बीच मत ही पड़ो, समझे? तुम्हें इस घर के लोगों की फिक्र कब से होने लगी? फराह मेरी भी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। उसका भला बुरा मैं समझती हूँ तुमसे ज्यादा। क्यों नौशे भाई, तुम्हें इस निकाह से कोई परेशानी है क्या? आखिर नासिर में खामी क्या? ये क्या जिद लगा के रखी है तूने? और तेरे इतने नखरे क्यों हैं? मुझे अभी निकाह नहीं करना। क्यों नहीं करना निकाह? आज नहीं तो कल निकाह करेगी ना। सारी उम्र कुंवारी तो बैठी नहीं रहेगी, तो अब कर ले। और सुन, तेरे इस रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं। कल हमारा निकाह है और ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह से डाल ले तू, समझी? हेलो दीदी। फरहा, तुम रो रही हो? तुम रो मत, क्या हो गया? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दीदी मेरी मदद करो, मेरा मामा कल मेरा निकाह नासिर से करवा रहा है। क्या? हाँ दीदी, दीदी मुझे निकाह नहीं करना। फरहा रो मत बच्चे, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगी। नहीं दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। फरहा देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं कुछ जरूर करूंगी। फरहा प्लीज। मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। मुझे दिल्ली वापस जाना है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना है। मुझे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। फराह की जिंदगी तबाह होने से पहले ही सुहासिनी को उसे बचाना था।
हेलो हेलो संजीव जी, मैं सुहासिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। पृथ्वी ने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया है। ओ हाँ सुहासिनी, वो पृथ्वी ने बताया था मुझे, मैंने एसडीएम से बात की है। देखिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फरहा ने मुझे अभी फ़ोन किया था, वो कह रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी कल नासिर से करवा देंगे। ओह नो सुहासिनी, मैंने यहाँ के एसडीएम अनिरुद्ध सिन्हा से बात की है। उन्होंने कहा है वो कल सुबह तक शेखुद्दीन का पता लगा लेंगे। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। आप प्लीज़ एक काम कीजिए, मुझे एसडीएम का नंबर दे दीजिए, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। हमें फरहा को बचाना ही होगा। होल्ड ऑन, मैं नंबर देता हूँ। हेलो हेलो अनिरुद्ध साहब, मैं सुहासिनी दास बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे आपका नंबर संजीव मेहरा जी ने दिया है। ये कोई वक्त है फ़ोन करने का? मैंने संजीव से कहा था मैं कल उसे बता दूंगा। लेकिन सर, वो जो लड़की है फरहा, जिसके बारे में संजीव ने आपसे बात की थी, कल सुबह उसकी माँ और मामा उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा देना चाहते हैं। हमें उससे पहले कुछ करना होगा सर। अब इतनी रात को मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज़ सर, ये एक 14 साल की लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो आगे जाकर बहुत कुछ करेगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। सर, इस वक्त मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ और आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। प्लीज़ सर। उस रात सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में था, फरहा को बचाने का, उसके सपनों, उसकी उम्मीदों को बचाने का, उसके इस विश्वास को बचाने का कि मेहनत करूं तो कुछ भी हो सकता है। उसने मुझ पर भरोसा किया था और वो भरोसा मैं टूटने नहीं दे सकती थी। उस रात जैसे उसकी और मेरी उम्मीदें आपस में जुड़ गई थी। मैंने गया कि पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के साथ बात की है, उनसे बात करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनका नाम कुलजीत सिंह है, नंबर 44456789। शेखुद्दीन कादिर? जी सर, शेखुद्दीन कादिर, वो फरहा का मामा है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ। इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उनके पास शेखुद्दीन कादिर के रिकॉर्ड्स हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने पटना सीसीसी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। प्लीज़ मोनाली जी, कुछ जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानती हूँ सुहासिनी, लेट मी कॉन्टैक्ट देम। सर, ये शेखुद्दीन महबूब नगर में रहता है। इसका मतलब वो लड़की फरहा और उसके घर वाले भी वहीं होंगे। चलो। सर, चाइल्ड केयर कमेटी से एक लेडी भी हमारे साथ वहाँ आएंगी। वेरी गुड। क्या हुआ साहब? फरहा अनवर खान कहाँ है? हुआ क्या साहब? अंदर जाके लेके आओ सबको। बात क्या है साहब? कुछ बताइए तो सही। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ साहब, ये झूठी शिकायत की है आपने। अरे देखो साहब, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बाहर वाले क्यों पड़ रहे हैं? फरहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल की है मैडम जी, मुझसे पूछिए, मैं इसकी माँ हूँ। जब सवाल पूछा जाए तब बोलना, अभी चुप रहो। साहब ये सही बोल रही है, लड़की की उम्र 18 साल है, बालिग है ये। तो चुप बैठेगा? लड़की को बोलने देगा? बेटा फरहा, डरो मत, बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है, जानते हो ना तुम लोग ये सब? ओ मैडम जी, ये हमारे घर का मामला है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें तय करने दीजिए। आप क्यों घुसी पड़ी जा रही है खामखा? तुम लड़की के बाप हो ना? जी साहब। 14 साल की बच्ची की शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया तुमने? साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
ये तो इसकी माँ और मामा जबरदस्ती इसका निकाह करवा रहे हैं। अबे क्या उम्र है तेरी? 27 साल साहब। और तुम दोनों या तो अभी इसी वक्त हमें लिख के दोगे कि फरहा के 18 साल की होने से पहले कोई भी शादी के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वरना तुम सबको हवालात में डाल दूंगा मैं। और हाँ, गलती से भी ये मत सोच लेना कि उसे चुपचाप कहीं और ले जाकर अपनी मर्जी का कुछ भी कर लोगे तुम लोग। अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी तुम सबकी। और तू, तेरा तड़ी पार खत्म हो गया ना? रिकॉर्ड देखे हैं मैंने, दोबारा तड़ी पार करवा दूंगा, समझा ना? आज के बाद तुम फराह पे हाथ नहीं उठाओगी। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना इसे पढ़ने भेजते और ना आज ये फसाद होता। क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाए बैठा है? तेरा निकाह तो इसी से होगा, बस थोड़ा तूफान थमने का इंतजार कर ले। पी लेते हैं इसको भी लपेटे में। हेलो मोनाली जी, हाँ कुछ पता चला? हाँ सुहासिनी, पुलिस ने कल रात को ही उन सबको पकड़ लिया था और उन्होंने उसके पेरेंट्स से ये अंडरटेकिंग ली है कि वो फराह के 18 साल के होने से पहले उसका निकाह नहीं करेंगे। That's great news मोनाली जी, थैंक यू सो मच। Not at all. Keep up the good work. ओके बाय। ये मामला अभी के लिए सुलझ गया था। फराह पर आई मुसीबत टल चुकी थी, लेकिन सुहासिनी को अब भी फराह की, उसकी पढ़ाई की फिक्र थी। सुहासिनी दिल्ली में थी और फराह बिहार में। फिलहाल हालात सुधर गए थे, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? जी सर, मैं जल्दी यहाँ एक स्कूल में जाना शुरू कर दूंगी। अब तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? नहीं सर, अब्बा को भी यहाँ नौकरी मिल गई है, अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है, फ़ोन करते रहना और हम लोग भी फ़ोन करते रहेंगे। अपना ध्यान रखना। हमको फराह पर यहीं से नजर रखनी है। आई विश मैं खुद वहाँ जाकर उसे देख सकती हूँ। नहीं नहीं सुहासिनी, ये सेफ नहीं है। वैसे भी जो हुआ है उसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में होंगे। उनकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी तुम पर होगी। You're right. मैंने इस बात से समझौता कर लिया था कि शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था। पता नहीं फरहा वहाँ ठीक होगी भी या नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने काम में बिजी रहने लगी, लेकिन फिर भी रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फरहा का ख्याल मुझे सताता रहता था। मुझे उसकी फिक्र थी। मैं चाहती थी कि उसे ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जिसके उसने सपने देखे थे। और फिर ज़िंदगी के इस कलाइडोस्कोप ने एक और नया मोड़ लिया। आज हम सिंगुलर और प्लूरल सीखेंगे। दीदी फराह वापस आ गई है। क्या? हाँ दीदी, वो अपने घर वालों के साथ वापस आ गई है। कैसी है तू फरहा? मैं ठीक हूँ दीदी। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। दीदी मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से। थैंक यू। मुझे फ़ोन पे सच भी नहीं बताने देते थे, और शेखू मामा वो तो मेरे गले पे छुरा रख के खड़े रहते थे। अम्मी का तो मुझे किसी स्कूल में डालने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पुलिस के डर से
वो मेरा निकाह नहीं कर पाए। और फिर एक दिन अब्बू और शेखू मामा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर अब्बू हम सबको लेकर दिल्ली वापस आ गए। और नासिर, वो अब कहाँ है? वो वापस नहीं आया। चलो, अब हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। अब तुम जल्दी से स्कूल वापस आ जाओ। मैं भी वही चाहती हूँ दीदी। फौजिया जी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप ज़रूर जानेंगी कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैडम जी, मैं भी चाहता हूँ कि हमें दोबारा फराह को स्कूल भेज देना चाहिए। फराह अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए मैं इसे वापस ले सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, माजिद को मैं वापस एडमिट नहीं कर सकता। क्यों सर? फराह तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। ऐसा मत कीजिए सर, जो कुछ भी हुआ उसमें माजिद की कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी फराह, लेकिन इस वक्त ये एडमिशन सिर्फ तुम्हें मिल सकता है। नहीं दीदी, जब तक मेरे भाई को स्कूल में वापस नहीं लेते मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। फराह, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। तुम स्कूल शुरू तो करो। नहीं, मैं माजिद के साथ ही स्कूल आऊंगी। फराह, तुम ऐसे जिद करोगी तो स्कूल का 1 साल मिस कर जाओगी। माजिद का भी तो 1 साल मिस हो जाएगा ना। मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़े लिखे, वरना वो बड़ा होकर मामा और नासिर की तरह एक बुरा आदमी बन के रह जाएगा। इसलिए जब तक माजिद स्कूल नहीं जाता मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। सुहासिनी, कम ऑन, इस तरह की ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। ये एक सपोर्ट बेस्ड स्कूल है और इसे हम एक सर्विसमैन ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से शुरू किया है। पीएफए अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सर, आप भी जानते हैं कि फराह बहुत अच्छी स्टूडेंट है। वो बहुत आगे तक जाएगी अगर उसे एक चांस मिला तो। केवल उसके ब्राइट होने की वजह से मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब फराह और माजिद पिछले बार की तरह कोई रूल्स नहीं तोड़ेंगे। प्लीज सर। चलो, अब लगता है कि फराह की जिंदगी आसान हो जाएगी। और आई होप उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना है। लेकिन मुझे हमेशा फराह की फिक्र लगी रहेगी। नासिर कभी भी वापस आ सकता है और जब तक फराह 18 साल की नहीं हो जाती उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये अच्छा है कि वो यहीं है, हमारी आंखों के सामने। हाँ, बट हमें उसके और उसके घर वालों पर नज़र रखनी पड़ेगी। मेरा डर बेवजह नहीं था। मुझे पता था कि फौजिया बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फराह का स्कूल आना जाना चलता रहा और फौजिया का गुस्सा भी बरकरार रहा। रोज रोज अपनी अम्मी और अब्बा के बीच होते झगड़ों से फराह परेशान हो गई थी। फौजिया अक्सर गुस्से में फराह को मारती पीटती भी थी। फौजिया अपना गुस्सा फराह पर निकाल रही थी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ पापा कि अब इस लड़की को बचाने के लिए मैं क्या करूँ। बेटा, तू वैसे ही कितना कुछ कर रही है। इसके आगे बेटा किसी के घर की बात में पड़ना, तू किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन मुझे उस लड़की से बहुत लगाव है। तो उसकी माँ से बात करके देखना, अगर उसे समझ में आ जाए तो ठीक है। मैं जानता हूं तू पहले ही उनसे बात कर चुकी है, लेकिन बेटा बात करने से ज्यादा तो तू कुछ कर भी नहीं सकती। जी पापा। अच्छा होगा अगर सुहासिनी इस बात का ध्यान रखे कि किसी और की जिंदगी में ज्यादा दखल देना ठीक बात नहीं है। उसे पता है वो क्या कर रही है, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, तो इतनी चिंता मत करो। फराह की जिंदगी में थोड़ा सुधार तो आया था, लेकिन उसकी मां की वजह से अब भी उसके सामने थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रहती थी। और फिर नासिर वापस लौट आया और फराह की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ी। माजिद,
ए माजिद। हाँ मी। इधर आ। हाँ मी। एक पैकेट दूध लेके आ। अरे भाग के जा। नासिर, तू क्या करने आया यहाँ? वही जो अगर पहले कर लेता। फौजिया, कुछ तो शर्म करो, ये तुम्हारी बेटी है। ये बात गया में ही तय हुई थी ना कि 18 साल से पहले फराह का निकाह नासिर से नहीं होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, अब क्यों इसे बर्बाद? तू समझती क्यों नहीं है फौजिया? क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? कैसी माँ है तू? चलो, तुम्हें याद तो आया कि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरी भी बेटी है फौजिया। अच्छा, तुम ही इस घर के भले बुरे की कब से समझ होने लगी? फौजिया, नाजिया की हालत देखो, इस उम्र में एक बच्चे की माँ है, उसकी हालत देखकर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? बेहतर होगा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, अब बस। अभी मेरे घर से निकलो। अरे निकलो! काश किसी तरह से मैं फराह को वहां से निकाल सकती, एक ऐसी माँ से आज़ाद करा सकती जो अपनी ही बेटी की खुशियों को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं हर कहीं से, हर किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन एक हद से आगे जाकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सुहासिनी, हम फिर से जाकर फौजिया से बात करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। फराह बहुत बड़ी मुश्किल में है, उसकी माँ तो गलत है ही और नासिर एक बुरा आदमी है, और फराह का मामा शेखुद्दीन वो एक बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, मैं उसके परिवार से जाकर बात करती हूँ। देखिए, गया में आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, और आप जानती हैं कि आपने लिख कर दिया था कि आपकी बेटी जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शादी नहीं करेंगे। मैडम जी, मैंने भी इसके दिमाग में सही बात डालने की बहुत कोशिश की। फौजिया जी, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रही तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप पर क्रिमिनल केस होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि अम्मी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। नासिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था और अम्मी उसका साथ दे रही थी। हर बार किसी ना किसी तरह मैं खुद को बचा लेती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलती, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ दीदी? स्वास्नी, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पृथ्वी, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। वो आदमी कभी भी उस पर जबरदस्ती कर सकता है, और उसकी माँ, वो भी नासिर को ही सपोर्ट करेगी। वो डर डर के जी रही है पृथ्वी। हेलो मैडम, मैं सोहेल बोल रहा हूँ, फराह का अब्बा। जी सोहेल जी, बोलिए। मैडम, फौजिया अगले हफ्ते फराह का निकाह नासिर से करवाने वाली है। उसने अपने भाई शेखुद्दीन को भी बुलाया है, वो उसे जबरदस्ती कहीं लेके जाने वाले हैं। इस बार गया नहीं, कहीं और लेके जा रहे हैं। कुछ कीजिए मैडम, बचा लीजिए मेरी बेटी को। पिछले 6 महीने से हम फराह के माँ बाप से बात कर रहे हैं। जब जब तुमने हमें इन्फॉर्म किया तब तब हम उनसे मिलने गए थे। अब से बात करने से कोई फायदा नहीं है मोनाली जी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, नासिर हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ मोनाली जी? फराह को कैसे बचाऊँ? शी इज जस्ट अ चाइल्ड। जब तक वो लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते तब तक हम ये केस हाथ में नहीं ले सकते कानूनी तौर पर। बिना FIR के हम उन्हें जाकर चेतावनी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि अब साफ तौर पर काम नहीं कर रही है। अच्छा, फराह के पिता तुमसे मदद मांग रहे थे ना? हाँ।
उनसे कहो कि वो फराह को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और फौजिया और नासिर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें। उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ए मैडम, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अपने काम से काम रख, समझी? सुहासिनी दीदी। फरहा, तुम्हारे अब्बा किधर है? अंदर है। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारे अम्मी और नासिर के खिलाफ कंप्लेंट लिख पाएंगे। मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़का रही है? हाँ? तो तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं देते? चल मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरी शौहर और मेरी ही औलाद को भड़का के मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें तो अभी के अभी नासिर को बोलो फरहा का पीछा छोड़ दे। खबरदार जो इसे कहीं भी ले जाने की कोशिश की तो। तुम होती कौन उसे रोकने वाली? उसके अब्बा उसके साथ है। जब पुलिस आएगा ना सब पता चल जाएगा। चलो तुम लोग। इस लड़की को जो हमारे घर रोज आग लगाने आ जाती है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। मुझे इस झुग्गी का कोना कोना मालूम था। मैं बस वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अजित सर, दीदी को बहुत चोट लगी है। अजित सर, आप जल्दी आ जाइए वरना वो लोग उन्हें मार डालेंगे। वो लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े। क्या? मैं अभी दिल्ली आ रहा हूं। क्या हुआ? बोलो ना। सुहासिनी को कुछ हुआ क्या? सुहासिनी बुरी तरह से जख्मी है। उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सारे मेडिसिन ठीक से देख। डॉक्टर कैसी? हाँ, उसके चेहरे पे 15 स्टिचेस हैं और 12 स्टिचेस हाथ पे हैं। अब उसकी कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। हाँ, पर वो ठीक हो सकती है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कल शाम को हम लोग उसे वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। तब तक हम लोग उसे सीडेटिव्स पे रखेंगे। उसके बाद आप मिल सकते हो। सुहासिनी हॉस्पिटल में है सर। उसको कई जगह स्टिचेस भी आए हैं। साहब, मेरी बीवी उसके पीछे भागी और वो अभी तक घर नहीं आई। लड़की की कंप्लेंट लिखो, तब तक हम इस नासिर और फौजी का पता लगाएंगे। सोहेल जी, अब आपको एफआईआर दर्ज करा लेनी चाहिए। पानी सर के ऊपर जा चुका है और ये लोग खून खराबे पे उतर आए हैं। यहाँ कोई नहीं है साहब। ये औरत फौजिया और नासिर कहाँ हैं? वापस आए थे? नहीं साहब, लेकिन आप मुमताज के घर पे देखिए। फौजिया उसकी करीबी थी। हो सकता है वो वहीं छुपी हो। सर, अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुमताज का घर दिखाओ। आइए ना साहब। वो रहा साहब, वो पीले दरवाजे वाला घर उसका है।
मुमताज। जी साहब। फौजिया कहाँ है? अरे अरे मैडम सुनो तो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस लड़के को बचाने के लिए भाग रही थी। अरे मुझे नासिर कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, वो भाग गया साहब। मैंने कहा ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी बात तो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मुझे नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बात नहीं सुनते। पृथ्वी, सुहासिनी, कैसा फील कर रही हो तुम? सिर अभी भी भारी है। सुहासिनी, दोपहर तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। लारा कैसी है? वो ठीक है ना? हाँ, फाइनली चिल्ड्रंस केयर कमेटी की कस्टडी में। और इसके अब वो ठीक है। फौजिया पुलिस की हिरासत में है, नासिर फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस हमले ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैं फरहा के लिए बहुत खुश थी। अब जाकर वो शांति से जिएगी। अब कोई उसे जबरदस्ती कुछ भी करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अब वो जो करना चाहती है कर सकेगी। काश फौजिया ने अपनी बेटी को समझने की कोशिश की होती, ये जानने की कोशिश की होती कि फरहा जिंदगी में कितना आगे जा सकती है। नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब फौजिया के खिलाफ केस चल ही रहा था, उसी बीच वो गुजर गई। नासिर की बहन पर प्रेशर डाला गया और नासिर ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। मेरे माँ पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। भुवनेश्वर में स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों राजू, ये तो तुम्हारे बाबूजी का वकील रहे ना अवधेश जी, सब कुशल मंगल तो है ना? अर्जुन भैया, अरे ओ अर्जुन भैया, वो सोए पड़े हो वो। अरे यार इतनी मुश्किल से तो आग लगी थी, तुम आगे चिल्ला रहे। अरे हमने वो वकीलवा को देखा, क्या नाम है उसका, अवधेश के बाबूजी फिर खेत निपटाने के चक्कर में तो नहीं है? तुम इतना बौखला कह रहे हो? उनके बेटे हैं, ये तमी को मिलेंगे। और किस माई के लाल में दम है जो हमारे हक पे आगे डाले? फिक्र मत करो, बाबूजी हमको बेदखल नहीं कर सकते। आप सोच समझ कर ये फैसला किए हो ना? हाँ, बिल्कुल सोच समझ के।
लो, वकील साहब भी आ गए। पिंकी, वकील साहब के लिए कुर्सी लाना। प्रणाम मनमोहन जी। प्रणाम वकील बाबू। रेनू को बोल दे चाय रख दे। वसीयत बना दी है, सुना हूँ। मैं मनमोहन चौहान, पुत्र स्वर्गीय दामोदर चौहान, निवासी ग्राम बारुकिया, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, अपनी 12 बीघा जमीन जिसका पंजीकरण क्रमांक BK 12267/98 और ग्राम बारुकिया, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह निष्पादन करता हूँ कि मेरी मृत्यु परांत इस जमीन की इकलौती हकदार मेरी धर्मपत्नी प्रमिला चौहान होगी और इस जमीन से जुड़े सारे फैसले यही करेंगी जब तक कि ये अपनी मर्जी से इस जमीन को किसी और के नाम नहीं कर दे। कैसा चाहते थे, ठीक है ना? काका चाय। कैसी हो रनी बिटिया? हम ठीक है काका। आप ठीक से सोचे है ना? हमारे 2 बेटे हैं, उनके नाम कुछ नहीं लिखा। वो चुप रहेंगे का? घर सर पे उठा लेंगे वो। हमने सब सोच समझ लिया। ये जमीन अगर इनके नाम हमने कर दी तो या तो ये से बेच खाएंगे या आपस में लड़ मरेंगे। निकम्मे कहीं के। प्रमिला, तुम जानते हो ना हमारी 2 बेटियां भी, और बेटियों को शादी विवाह के समय ये जमीन ही काम आएगी। तुम्हारे बेटों की नीयत खोटी है और वो खोटी ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। वसीयत, जमीन का बंटवारा अक्सर घरों में कलेश की वजह बन जाता है और खून के रिश्तों में भी दरार पैदा कर देता है। जो वसीयत छोड़कर जा रहा होता है उसे ये चिंता सताती रहती है कि उसके फैसले से सारे घर का भला होगा भी या नहीं। और अक्सर जो अपने आप को वसीयत का दावेदार मानते हैं वो कई बार उसे पाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं चूकते। ये सब कहा है अम्मा? बाबूजी 12 के 12 बीघे तुम्हारे नाम कर गए। तो क्या खराबी है? सिफारिश तो हमें ना अम्मा, जमीन तो भैया और हमारे नाम होनी चाहिए। तो हम तुम्हारी अम्मा नहीं है का? सही है अम्मा, पर बापू क्या सोच रहे थे? उनके बाद तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे हम। तुम्हारे बापू ने ऐसा तो कभी नहीं कहा। जाने तो अम्मा, हम जानते नहीं है का। बाबूजी ने हमेशा ही हमें निकम्मा समझा, तभी तो जो एक हमारा हक था वो भी हमें देकर नहीं गए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उनकी सोच गलत साबित करके दिखाओ। थोड़ा जिम्मेदारी उठाओ। और अर्जुन, तुम तो शादीशुदा हो। क्या देख रही तू? डाल डाल। तनिक जिम्मेदारी दिखा। तुम्हारी दोनों बहनें रेनू और पिंकी का ब्याह भी करना है। अरे अम्मा बस बकवास बंद करो, जब देखो ताने देती रहती हो। आखिरकार जमीन हमें मिलने वाली है, पर बाबूजी ने जो किया है ना वो अन्याय है हमारे साथ। कोई अन्याय नहीं किया बेटा। आखिर खेत की सारी उपज तो इसी परिवार में आएगी और तुम ही तो परिवार हो। तुम तो बड़े और फिर राजू, तो फिर तुम काहे इतना बिगड़ रहे हो? ठीक है, धोखा किया गया हमारे साथ। थोड़ी भर तो इज्जत नहीं है ना, रत्ती भर भरोसा है हम पे। देखो अम्मा, हमारी इतनी सी फिक्र है ना तो जमीन हमारे नाम कर दो, क्योंकि हमें देखभाल करनी है उसकी। हम तुम्हारे बाबूजी के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार ये जमीन तुम्हारे पास ही तो आएगी। फिर तुम दोनों अभी से इतना झगड़ा काहे कर रहे हो? हमें आपकी बेटी रेनू पसंद है। हमें भी आपका बेटा उमेश पसंद है। और हाँ, हमने पंडित जी से दोनों की कुंडलियां भी मिलवा ली हैं। जब सब कुछ सही है तो क्यों ना ब्याह जल्द से जल्द कर दे। हमें कोई एतराज नहीं है, कहो तो अभी समूह दिलवा देते हैं। जैसा आप कहें। पिंकी, हाँ, ये विकास को लेके जाओ। अम्मा, एक तो ब्याह का इतना खर्चा, ऊपर से लाख रुपया और। देखो लड़का अच्छा है, कमाते खाते घर का है। अरे पर अम्मा, तुम तो जानती हो कि अच्छे इतना ना मिले है। अब अगर लड़की की शादी करनी है तो पैसा कहाँ से लाओगी? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना।
मानो इस बार जाने देते इस रिश्ते को तो क्या होगा? ब्याह तो करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी खर्चा और बढ़ जाएगा। तो फिर अम्मा तुम ही देख लो कहाँ से लाओगे इतना पैसा, हमें नहीं पता। सोच ले अम्मा, जरा ठीक से सोच ले। एक लाख बड़ी रकम नहीं है प्रमिला जी, मगर ब्याज ज्यादा होगा। आप तो जानती हैं आजकल बैंक के ब्याज बहुत ज्यादा है, और पैसे जमा करो तो बैंक ज्यादा ब्याज देती नहीं। हम जानते हैं किशनलाल जी, पर क्या करें, और कोई चारा भी तो ना है। इतनी पूंजी भी नहीं है कि दोनों का ब्याह करा सके। अब जवान बेटी घर में बिन ब्याही रखे तो घर की इज्जत मिट्टी में मिले। वो तो परलोक सिधार गए, अब जो भी करना है हमें करना है। हम आपका कर्जा धीरे धीरे चुका देंगे। खेत की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक है। अच्छा खर्चा किया है शादी में जीजा जी। क्या करें, बहन है हमारी, करना तो पड़ेगा ना। खेती कैसे चल रही है? खेती में आजकल कमाई कहाँ है? 12 बीघा जमीन है आप दोनों भाइयों के पास, कुछ कम नहीं है। उपज नहीं तो कुछ और सोच लो। अरे कहाँ सोच लें, जब जमीन है ही नहीं तो। मतलब? बापू ने सारी जमीन अम्मा के नाम कर दी है, हम भाइयों को छोड़ा ही नहीं कुछ। चिंता मत करो। भैया जल्दी चलिए, अम्मा रसम के लिए बुला रही है। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। अच्छा। अरे विमला बेटी, कैसी हो? प्रमिला जी हैं घर में? हाँ हाँ, आप बैठिए, हम बुलाते हैं। कोई बात नहीं, आजकल में मुझे पैसे लेने तो आना ही था। सिर्फ चिंता की बात यह है कि और देर होती जाएगी तो ब्याज बढ़ता जाएगा। पता है किशनलाल जी, आगे चल के ऐसा ना हो कि ब्याज इतना बढ़ जाए कि आप उसे चुका ही ना पाए। आखिर यही तो मेरा व्यापार है, इसी काम से तो मेरा घर का चूल्हा चलता है। आप भरोसा रखिए किशनलाल जी, हम आपके पूरे पैसे सूद समेत लौटा देंगे। जानते हैं आपसे 2 महीने मांगे थे और 4 महीने बीत गए, पर हम लौटा देंगे। ठीक है, आप कहती हैं तो। नमस्ते। हमने पहले ही कहा था अम्मा, तुम गलत कदम उठा रही हो। भुगतो। अरे तो दहेज में इतना देने की जरूरत क्या थी? बात करती तो थोड़ा कम ज्यादा ना हो जाता। अब काहे बोल रहे हो? तब कोई मदद काहे नहीं की? तो हमसे कुछ पूछ के तय किया था? सारे फैसले तुमने खुद ही लिए थे, कर्जा लेने का फैसला भी तुम्हारे खुद का था। तो और क्या करते हम? तुम लोग काहे कुछ नहीं करते? अरे क्या करें, और इतना बन पड़ तो उतना करते हैं ना। सब्जी डालो भाभी। विकास, विकास चल अंदर चल, नहा ले बेटा। विकास, अले अले अले, कहाँ चले कहाँ चले? आ जा, नहा ले, पहले नहा ले मेरे बच्चे। काका चाय। देखिए, अगर आपको सही लगता है तो जमीन का एक टुकड़ा बेच दीजिए। कितने में बिकेगा 1 बीघा? 50-60 हज़ार रुपया तो मिल ही जाएगा, और हो सकता है 75 में भी निकल जाए। कोई खरीदार होगा तो बताइएगा, आपकी नज़र में कोई है तो। इस जमीन में से 2 बीघा बेचना है। काहे की खेती होती है यहाँ? चावल उगता है। चावल? ये तो जमीन बहुत बंजर है। अरे बरसात होने दीजिए फिर देखना, अभी तो फसल काटे हम। लेकिन माता जी 90,000 तो बहुत ज्यादा है। पर यही तो दाम चल रहा है ना। ठीक है, पर 75 से 1 पैसा कम ना होगा। नहीं मतलब क्या है तुम्हारा?
काय बेच रही हो 2 बीघा? हमें सूद समेत कर्जा चुकाना है इसलिए बेच रहे हम। पर जमीन तो भैया और हमारी नाम पे है, तुम इसे बेचने का फैसला कैसे ले सकती हो? तो फिर कर्जा चुकाने के लिए पैसे ले आओ, हम नहीं बेचते। जमीन तो हम नहीं बिकने देंगे। जमीन हमारे नाम पर है अर्जुन, और हम जो कर रहे हैं ना अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। जमीन नहीं बिकेगी अम्मा, आखिर जमीन के वारिस हम हैं। हमें धमका रहा है का तू राजू? तो फिर कान खोल के सुन लो, जमीन तो नहीं बिक सकती बस, और इस बात पे कोई बहस भी नहीं। जमीन हम बिकने नहीं देंगे। तो फिर तुम दोनों सूद समेत कर्जा 2 महीने में चुका दो। किशन लाल जी को जबान दी है हमने, अगर कर्जा उतार नहीं सकते ना तो फिर हमें 2 बीघा बेचना ही पड़ेगा। हमें अम्मा को ये सौदा करने से रोकना होगा। और भैया कर्जा चुकाने के लिए इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? अरे जमीन हमारी है, पहले बाबूजी धोखा दे गए, अब अम्मा दे रही हैं। आज 2 बीघा बेचिए, कल 4 बेच देंगे, धीरे धीरे पूरी जमीन हाथ से निकल जाएगी, हमारे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या करें भैया? अम्मा, तनी उनकी बात भी सुन लो, मतलब उन्हें भी जरा समझने की कोशिश तो करो। देखो बहुरिया, वो दोनों हमारी औलादे हैं, घर की जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी चाहिए। उन दोनों को जो करना था उसमें उनके बापू ने उनकी बहुत मदद की, मगर उन दोनों ने कोई भी काम कभी दिल लगा के किया नहीं, ना पढ़ाई की ना कमाई। अरे जमीन तो उनकी कमाई है, जितना हक इन बेटों का है ना उतना ही हक रेनू और पिंकी का भी है। दोनों बेटियां भी वारिस है, हम तो सिर्फ उन्हें उनका हक दे रहे हैं। अब मेहरबानी करके ये बात अपने पति को भी समझा दो। सुनते हो, अम्मा मान ही नहीं रही, वो कल बेरलपुर जा रही है जमीन के सौदे के कागजात पूरे करने। राजू, 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 उठ, उठना। दोनों भी तुम सोते ही रहो, वहाँ जमीन हाथ से निकल जा रही है। चलो जल्दी उठ, 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 आजा। हमें अम्मा को रोकना होगा। अम्मा को? होगी हमारी अम्मा, लेकिन इस वक्त हमारी दुश्मन बनी बैठी, और दुश्मन को एक बार ढील दी तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी। भैया लेकिन है तो हमारी अम्मा ही। अरे अम्मा है तो हमारी फिक्र क्यों नहीं करती? हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है? राजू, अर्जुन, हम तुमसे कहे थे अम्मा, जमीन तो नहीं बिक सकती। हमने तुम्हें 2 महीने दिए थे, पर तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अब और कोई चारा नहीं बचा, जमीन तो बेचनी पड़ेगी। जिस जमीन पर वो अपना हक समझते थे उसके लिए 2 बेटों ने अपनी माँ की हत्या कर दी, लेकिन क्या अब ये जमीन उनकी हो जाएगी? अपनी ही माँ का खून काहे कर दिया? गलती बाप की है, माँ के नाम सारी जमीन कर दी, बेटों को कुछ दिया ही नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी जमानत के लिए, मगर चार्जशीट दायर होने के बाद ही आपकी केस की सुनवाई होगी। विमला कैसी है? ठीक है, हम उसकी खबर लेते रहते हैं। अच्छा, उससे कहना है कि वसीयत के कागज निकाल के रखे, बाहर निकलते ही जमीन अपने नाम करवानी। हम सब संभाल लेंगे। वैसे भी अब तो जमीन के असली हकदार आप और राजू ही हो, अब कोई छीन नहीं सकता जमीन हमसे। कानूनी तौर पर भी आप दोनों ही हकदार हो। हम अस्पताल निकलते हैं पिंकी, तुम बाद में आ जाना।
1 साल हुआ रहा दोनों को जेल में। 302 लगा है पवन, खून का केस है, इतना आसानी से थोड़ा छूट जाएंगे। अब मुकेश जी आप ही कुछ जतन करो। देखो कोशिश करेंगे ही, बाकी भगवान के हाथ में है। नहीं मुकेश जी ऐसे मत कहो। 8 महीने हुए हमारी बहन को बिटिया हुई। अर्जुन जीजा है हमारा, बेटी से खेलने को तरस गया है। पवन तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। जल्दी कीजिए। भैया ये क्या बात हुई भैया? तुम्हारी जमानत करा दी और हम का जेल में सड़ेंगे? अरे राजू तुम परेशान काहे हो रहे हो हैं? अब हम है ना बाहर, तुमको अंदर नहीं रहने देंगे। जरा जल्दी करो भैया, हमें भी बाहर आना है। हाँ तुम चिंता मत करो, देखो कैसे फट से तुमको बाहर निकलवाते हैं। चलते हैं। जो गांव वाले तुम दोनों को पकड़े रहे वो बैठे थोड़ी ना रहेंगे इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। देखना खून के केस में कोई दम ही नहीं होगा। सबसे पहले वो जमीन हमें हमारे नाम कराएंगे। जीजा जी ये काम जल्दी निपटाना अच्छा रहेगा। ठीक है, सही बात। हाँ भाई हो जाएगा। कुल 12 बीघा जमीन है, 6 तुम्हारी और 6 राजू की। वकील साहब एक काम और करवाना है। क्या? अच्छा भाई लोग चलते हैं। अरे गोविंद। हाँ राजू बोल। हमारे काम करोगे क्या? हाँ जरा बारुकिया गांव का एक चक्कर लगाओ, वहाँ हमारा बड़ा भाई अर्जुन, उसे कह देना हम मिलना चाह रहे हैं। ठीक है जाएंगे तो, लेकिन अब कुछ दिन बाद जाएंगे। वो क्या है ना, बड़ा दिन बाद निकलेना यहाँ से, इसीलिए चलते हैं। पीछे वाली कैरी में पानी लेवा फटाफट, चलो। सुनो, वो गोविंद फिर आया था। कहा था कि देवर जी को आपसे मिलना है। चले जाएंगे, जमानत नहीं होनी तो हम क्या करें? हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल हो रहा है राजू। क्यों? खुद तो 5 महीने हो गए छूटे हुए, बाहर की हवा खाए हो। हमारे लिए तुमसे कुछ ना हो रहा? खून का मुकदमा है, कोर्ट की सुनवाई में बहुत खर्चा आता है। अरे वाह भैया वाह, क्या बात कही तुमने। तुम्हारा साला पवन पैसे वाला, तो खुद तो जमानत पे छूट गए हो तुम। भैया एक बात याद रखना, खून हम दोनों ने मिलके किया है और वो आधी जमीन हमारी है। कैसी कड़वी बातें कर रहे हो राजू? हम कोई मना किए तुमसे? मना नहीं किए तो छुड़ा दो हमें। अरे यार तुम समझते नहीं हो, हमारी रिहाई के चक्कर में सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं, पैसा भी पानी की तरह बह रहा है। तुम ही बताओ कहाँ से लाएं इतना पैसा? सोचे तुमसे बात करेंगे, पर पता नहीं भैया तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्या बात? अगर पैसा हाथ में हो ना तो तुम्हारी जमानत होने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ तुम चाहो तो तुम्हारी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं, हाथ में पैसा आ जाएगा, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। अरे भाई हैं तुम्हारे, हम भी चाहते हैं तुम जल्दी आओ बाहर। कितनी जमीन बेचना होगा भैया? ये कागज में कहाँ लिखा है कि कितना जमीन बेच रहे हैं? अरे अब जितने पैसों की जरूरत होगी उतनी जमीन बेचेंगे ना, हैं? उससे एक बिलान ज्यादा नहीं बेचेंगे। जगह खाली छोड़ दी देखो। भैया भरोसा कर रहे हैं तुम पे, हमें धोखा मत देना। भाई हैं तुम्हारे, तुमसे बेईमानी करेंगे? हैं? चलो लगाओ लगाओ लगाओ। तुमने ठीक नहीं किया। अरे काहे ठीक नहीं किया? अच्छा लड़का है, अपना उमेश जी का छोटा भाई है। तो पता हम पिंकी के ब्याह की बात नहीं कर रहे। उन्होंने हमारे हिस्से की 2 बीघा जमीन हड़प ली भैया। क्या मतलब झड़प ली? बताया नहीं था? जमानत के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। और बेची किसको? विमला भाभी के नाम करवा दी। देखो राजू, तुम्हारी जमीन कोई खरीद नहीं रहा था, ठीक है?
और जमानत के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो बिमला के भाई पवन से ले लिए थे और उसी ने ज़मीन खरीदी और बिमला के नाम कर दी। खूब घुमा घुमा के बात कर रहे थे। 12 में से 6 बीघा तुम्हारे नाम, 2 भाभी के नाम, और हमारे इससे क्या है, ये 4 बीघा। अच्छा, अब मैं जेल से छुड़वाया कुछ नहीं? हाँ, तब तो तुम्हारी ये चाल नहीं समझ में आई ना, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब। तो हम पे जो है अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे, लेकिन याद रखो भैया कि हम दोनों हैं भाई भाई और रहते एक छत के नीचे, समझे? तुमको बोला था ना पानी देने के लिए, सुनाई नहीं देता है। दोनों ने मिलकर अपनी मां को जमीन बेचने से रोकने के लिए एक प्लान बनाया और अपनी मां का खून कर दिया। लेकिन अब जाकर राजू को एहसास होने लगा था कि अर्जुन हर कदम पर उसका फायदा उठा रहा था और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। सच कहें राजू, इस काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, ज़मीन हमारे नाम हो गई है, लेकिन उपज इतनी नहीं ज़मीन की आजकल। और तुम बांटे भी ज़मीन को ऐसा हो कि हमको भी कुछ नहीं मिलता। अरे तो हमको कौन सा ज़्यादा मिलता है? कभी कभी सोचते हैं कि सब छोड़ छाड़ के लखनऊ चले जाएं, बड़ा शहर है, यहाँ से ज़्यादा कमाई होगी। पर फिर लगता है कि घर-बार है, बाल बच्चे हैं, कहाँ लेके भटकते रहेंगे, काम जाने क्या होगा। तुम बोलो, क्या सोचते हो? पता नहीं। देखो, हमारी मानो तो तुम लखनऊ निकल लो। अरे तुम अभी अकेली जान हो, घर बार का बोझ नहीं है, वहाँ चले जाओगे, 4 पैसे ज़्यादा कमाओगे, यहाँ बड़े बड़े सड़ते रहोगे। हाँ? और भैया हम तो कह रहे हैं सही कर रहे हो तुम, लखनऊ में बतेरे काम होंगे। अब देखो कैसे पैसा आता है तुम्हारे पास। हम सोच रहे हैं आज रात ही निकल जाए। अब क्या बताएं राजू, तुम जा रहे हो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। अब अच्छे से जाओ, काम धंधा करो, पैसा वैसा कमाओ, 2 महीने बाद वापस जरूर आ जाना। पिंकी का ब्याह है और 2 महीने तक कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर का मांगा जा रहा है। ठीक ही ठाक काम है भैया, दिहाड़ी की मजदूरी और क्या। मगर कुछ तो आता हुआ हाथ में। हाँ बस गुजर रही है। अरे तो अच्छा है तू निकल गया यहाँ से। अब यहाँ तो सब वैसा ही है राजू, कुछ ना बदला। देखो भाई, अब हम कब निकलते हैं यहाँ से। चलिए ये हो गया, अब इसे रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाइए और सौदा पक्का समझिए। हेलो, हाँ बोलो गोविंद, सब ठीक? अरे कुछ ठीक नहीं है राजू, तू सुनेगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हो गया? अरे तुम्हारा भैया है ना, तुम्हारे हिस्से की जमीन बेच दी उसने। अरे बात सुन मेरी। अरे बात सुनने को बचा क्या भैया, धोखा दिया तुम हमें। अच्छा, तुम्हारी जमीन पड़ी पड़ी सड़ रही थी इसलिए बेच दी,
तुम्हारे भले के लिए, और तुम्हें बताने वाले थे हम। अच्छा, एक तो हमारे पीछे से हमारी जमीन बेच दी, 2 महीने हो गए इस बात को, 2 महीने को कब बताने वाले थे? भैया देखो, इस जमीन के लिए हम अपनी माँ से लड़ गए थे, और तुमने हमारी जमीन हमसे पूछे बिना बेच कैसे दी? अरे राजू, अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है, इसलिए नहीं बताया। फिर झूठ, अब तक तो हमारा हिस्सा हजम कर गए होगे तुम। हजम कर गए? हजम कर गए? ये ले, ये सौदे के शगुन के पैसे हैं, ठीक है? जब से मिले यहीं पड़े हैं, हाथ नहीं लगाया हमने। और ये पूरा पैसा नहीं है, पूरा पैसा आना बाकी है, जब आएगा तुमको दे देंगे। कितना है ये? 50,000 है। 50,000? कितने का बेचे हो हमारा जमीन? 50,000 बीघा। 6 साल पहले जब अम्मा बेच रही थी तब तो 75,000 बीघा मिल रहा था। भैया तुम कहना चाह रहे हो 6 साल में कीमत बढ़ने की जगह घट गई है? राजू, तुम्हारी जमीन बंजर थी, कुछ ना था वहाँ पे, जितने मिले बहुत है। और जमीन ना आजकल मिट्टी के भाव बिक रही है। मिट्टी के भाव में भी गई है भैया। मिट्टी तुम डाल रहे हो हम पे, हमारा पैसा बटोर के चूना लगा रहे हो भाई भाई करके हमें, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, याद रखना। तुझे अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं है? अरे हटाओ अपना सगा सौतेला। पर एक बात याद रखना भैया, चोर हो तुम चोर। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला 75,000 रुपया बीघा के हिसाब से, किसी को जमीन पे कदम नहीं रखने देंगे, अब बता रहे हैं। राजू, राजू, सुन तो मेरी बात सुन। भाई जमीन का ये भाव चल रहा है। बहुत धोखा खा लिया भैया, अब और नहीं। आखिरी बार कह रहे हैं, हमें हमारा पूरा पैसा दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे राजू, तुम समझते नहीं हो, जिनको जमीन बेचे हैं ना, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है बकाया देने के लिए। जैसे हमारे हाथ में पैसे आएंगे ना, तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अब सोचो इतने पैसे से क्या कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल तक घिसाई करोगे ना, तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, समझे? और बैंक में रख दोगे तो जिंदगी भर ब्याज खाओगे। अब बैठो। और तुमको काहे लगता है कि हम तुमको धोखा दे रहे हैं? सगे भाई है ना तुम्हारे। हाँ भैया, 2 महीना हो गया, पैसे का कुछ हुआ? अभी तक पूरा पैसा मिला नहीं है राजू। हाँ, जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक जमीन पर हाथ नहीं रखने देंगे, तुम चिंता मत करना। भैया क्या हुआ और कितना इंतजार करें? अरे भैया, हम भी तो वही कर रहे हैं, मगर पैसा आएगा जरूर, इस बात का विश्वास कर सकते हो। अरे अपने पैसा ऐसे ही जाने देंगे का? क्या हुआ, पैसा नहीं है का? कहता और इंतजार करो। मनीष, तुम हमारे साथ गाँव चलोगे? हाँ चल सकते हैं, पर क्या काम है? विकास, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं दे रहा है? लगाएंगे तुमको एक थप्पड़। चलो उठा के रखो। हाँ ये रुक। राजू भैया, अरे प्रणाम। पिंकी, तुम यहाँ? हाँ, परसों ही आए हैं, हफ्ते भर के लिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया किया, बहुत दिन हो गए थे। ये हमारा दोस्त है। नमस्ते, आइए अंदर। जब से राजू आया है, हम दोनों साथ मिलकर मजदूरी करते हैं। भाई अच्छा है कि शहर में उसका तुम जैसा दोस्त है राजू। तुम भी शादी ब्याह का सोचो। सोच रहे हो? वो जमीन देख रहे हो जहाँ बाढ़ लगी है, वो हमारी थी। तुम्हारे भैया ने अपनी जमीन वैसे की वैसे रखी है और तुम्हारी बेच दी।
चेक कर। सर, घर में तो कोई नहीं है, मगर किसी ने अलमारी लूटी है। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई राजू, उसका दोस्त और उसकी छोटी बहन पिंकी तो यहीं थे। कल रात भी यहीं थे। जी हाँ साहब, हमने कल रात को उन सबको यहीं देखा था। साहब, इस आदमी ने उन तीनों को देखा है, राजू, पिंकी और राजू का दोस्त, तीनों को। हाँ साहब, मैं सुबह सुबह उन तीनों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके आया हूँ। कितने बजे? 6:30 बजे। साहब, राजू सुबह सुबह हमारे घर पे आया और हमको नींद से उठा करके ले गया। सर, अभी 8:15 बजे हैं और अगली ट्रेन 9 बजे की है। चलो स्टेशन चलते हैं, और तुम भी हमारे साथ आओ, उन्हें पहचानने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। चलो। नौ बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है क्या? अरे हमें आने में देरी हो गई, सुबह 6:45 की एक ट्रेन और थी। सर, ज़मीन के कागजात पर अर्जुन चौहान और विमला चौहान का नाम लिखा है, और पासबुक पे भी उन्हीं का नाम है। और सर, ये राजू 2007 में अपनी ही माँ के खून के केस में पकड़ा गया था, और उस खून में उसका साथ दिया था उसके बड़े भाई अर्जुन ने। साफ है, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। भाई ने धोखा दिया, जिसके चलते तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला। क्यों किया ऐसा? बोल। उसने धोखा दिया था हमें, हमारी जमीन बेच दी, हमसे पूछा तक नहीं। सारा का सारा पैसा भी हड़प गया था वो। मनीष, तुम हमारे साथ गाँव चलोगे? हाँ, चल सकते हैं, पर क्या काम है? उसने हमें धोखा दिया मनीष। इस जमीन के लिए हमने अपनी सगी माँ को मार डाला ताकि ज़मीन हमारे नाम हो जाए, और उसने हमें जेल में सड़ाया। हमारे हिस्से के 6 बीघे में से 2 बीघे ले लिए। हम यहाँ पे कमर तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, और उसने हमारी बाकी की बची ज़मीन भी बेच दी। अब पैसा भी खा गया। फ़ोन करते हैं तो कहता है इंतज़ार कर, हम उसको मार के उसके हिस्से का 8 बीघा ज़मीन बेच देंगे। 1 लाख रुपया तुम्हारा। राजू, कैसे करे? तेरी बहन यहाँ पे सोई हुई है। मुझे क्या पता था यहीं पे होगी। थोड़ा इंतज़ार करते हैं। रुक। मनीष, आज रात काम करना होगा। कैसे? तेरी बहन जा रही है क्या? अरे हमेशा ही हमसे झूठ बोलता रहा पिंकी। पहले कहता था कि ज़मीन हम दोनों की है, लेकिन जब जेल से निकला ना, सब सोच समझ के निकलता। झूठ पे झूठ बोलता रहा। पहले टुकड़ा टुकड़ा करके हमारी ज़मीन बेच दी, और बाद में सारी बेच खाई। लेकिन भैया, हम एक काम में आपका मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 8 बीघा ज़मीन है, 8 बीघा। हमें हमारा सिर्फ 5 बीघा चाहिए, बाकी का 3 बीघा तुम रख लेना। हमें हमारे 1 बीघे के पैसे मिल चुके हैं, और मनीष को भी हम अपने हिस्से से दे देंगे। देखो पिंकी, अगर ईमानदारी से हमारे में बंटवारा होता ज़मीन का, तो रेनू को, तुमको, अर्जुन को और मुझको 3-3 बीघे मिलते कि नहीं मिलते? मिलते ना। तुम सोचिए, तुम्हारा वही 3 बीघा है। 3 बीघा ज़मीन कम नहीं होती पिंकी। हमारे 2 बेटे हैं, उनके नाम कुछ नहीं लिखा। वो चुप रहेंगे का? घर सर पे उठा लेंगे वो। ये जमीन अगर इनके नाम हमने कर दी, तो या तो ये इसे बेच खाएंगे या आपस में लड़ मरेंगे। निकम्मे कहीं के। तुम्हारे बेटों की नीयत खोटी है, और वो खोटी रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। राजू, पिंकी और मनीष को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए हिरासत में लिया गया है। केस की चार्जशीट दर्ज हो चुकी है।
कुछ महीनों बाद पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जुर्म करने के समय मनीष नाबालिग था। वो इस वक्त जमानत पर रिहा है। अपनी मां प्रमिला के खून के केस में राजू को सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि उस मर्डर केस में राजू के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आगे ही नहीं आया था। अर्जुन और उसके परिवार के खून का केस अब तक अदालत में नहीं आया है और इस वक्त पिंकी और राजू न्यायिक हिरासत में। आखिर में दोनों भाइयों में से किसी को भी क्या मिला, और जो कुछ विरासत में मिला था उसमें भी उन दोनों ने क्या बढ़ोतरी कर ली? अपने अपने हिस्से की जमीन पाने के लिए उन दोनों ने कितनी जानें ली? आमतौर पर जो व्यक्ति अपनी विरासत छोड़ जाता है वो अपने वारिसों का भला ही चाहता है, लेकिन अगर विरासत का बंटवारा सही भी हो तो भी कई बार खून बहता है, उन वारिसों का ही खून। हर एक वारिस अपने ही फायदे को देखता है ताकि उसे ही सबसे ज्यादा मिले। हर एक वारिस जमीन जायदाद के साथ साथ रिश्तों के भी टुकड़े करने पर आमादा हो जाता है, बजाय इसके कि वो शांति और भाईचारे से अपनी विरासत को संभाले। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें उस पुरानी कहावत को जो हम सब ने बचपन से सुनी है, लालच बुरी बला है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।